नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, हमने स्टेनो थ्योरी से रिलेटेड हमने 11 मॉड्यूल क्लास कंप्लीट कर ली थी। ये हमारी मॉड्यूल क्लास 12 है और आज हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्लासेस शेष रहेंगे वो आपकी ख़त्म कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि के अनुसार फाइल बनाना सबसे प्रचलित तरीका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सांख्यांक विधि, है ना। इस चैप्टर का नाम है अभिलेख व फाइलिंग से रिलेटेड हम क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि कार्यालय से संबंधित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फाइलों की सुरक्षा किस विधि में रहती है? ये भी पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फाइलों की केंद्रीकरण। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन है ना। अगला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत फाइलें संख्याओं के नाम के आधार पर बनाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामांकन विधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्रों को फाइल में लगाना है तो उस पत्र पर क्या होना चाहिए? फाइल शब्द लिखना जरूरी है, ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आधुनिक कार्यालयों में खालिस्तान का महत्व बढ़ता जा रहा है। किसका बढ़ता जा रहा है? तो इस बढ़ता जा रहा है फाइलिंग का, है ना। हम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाइलों के अंतर्गत निर्णय लेने में किससे आसानी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिलेख में, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, विविध प्रकार की फाइलें किस विधि में बनाई जाती हैं? तो वो बनाई जाती हैं आपकी नामांकन विधि में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जहां पर फाइलों की संख्या कम हो, यह संख्या कहलाती है, तो वो कहलाती है वर्णक्रम विधि। क्या कहलाती है? वर्णक्रम विधि कहलाती है। अगला प्रश्न है, किस विधि में वर्ण के आधार पर नाम दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए वर्णक्रम विधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, किस विधि के दौरान फाइलों को ढूंढना या पहुंचना आसान होता है? तो किस विधि के द्वारा? तो होता फाइलिंग से। आप फाइलिंग मतलब क्रम से लगाते हैं फाइलों को, तब आपको ढूंढने में आसानी रहती है कि कौन से फाइल किस नंबर पर रखी है और किससे संबंधित वो अलग अलग फाइल। जैसे कि अभी मैं जिस कार्यालय में हूँ तो रेड्डी से संबंधित होती हैं, है ना, बहुत सी मतलब बिल से संबंधित तो अलग अलग फाइलें रख देती, वो फाइलिंग है करना, है ना। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक कार्यालयों में क्या एकत्र करना है? तो आधुनिक कार्यालयों में क्या एकत्र करना है? तो इसका करेक्ट आंकड़ों को एकत्रित करना होता है ना। ध्यान रखना, आंकड़े आपके पास क्योंकि कार्यालय में संबंध क्या होती हैं, आंकड़ों को एकत्र करना होता है। अगला प्रश्न है, कार्यालय की विभिन्न सूचनाएं, रिकॉर्ड आदि सुरक्षित रहें एवं ढंग से रखने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ढंग से रखने की विधि फाइलिंग कहलाती है, क्योंकि फाइलिंग से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो फाइलिंग की परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, स्टेशनरी के उपयोग में मितव्ययिता किस प्रकार की जाती है? तो वो की जाती है स्टेशनरी पदों का सावधानी से चुनाव, है ना, मितव्ययिता। अगला प्रश्न है, स्टेशनरी उपभोग का खालिस्तान किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? तो वो किया जाना चाहिए आपका नियंत्रण एवं नियमन होना चाहिए, क्योंकि स्टेशनरी पर नियंत्रण नहीं होगा तो आप कुछ भी ये डेली का प्रिंट निकालेंगे फाड़ेंगे तो इससे क्या होगी, इसकी नुकसान होगा स्टेशनरी का। तो उसको बचाने के लिए क्या होना चाहिए? नियंत्रण एवं नियमन होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, उपयुक्त तरीकों से फाइलों की व्यवस्था से किसकी बचत होती है? तो किसकी बचत होती है? वो है आपके समय की, है ना। स्टेशनरी का दुरुपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके बड़े कार्यालयों में, बताया था मैंने। अगला प्रश्न है हमारा, फाइलिंग की लागत में कमी आने वाली विधि कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? फाइलों की केंद्रीकरण विधि। किसी भी व्यावसायिक संगठन को अपनी आवश्यकता अनुसार खालिस्तान बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? फाइलें बनानी चाहिए, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लेवल 2 के क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी विधि के अंतर्गत लगातार पत्र व्यवहार होता है? अब बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामांकन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि में व्यापार राष्ट्र, राज्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं आपकी भौगोलिक विधि, है ना। अगला प्रश्न है, फाइलों के अंतर्गत किसको प्रमाणित जानकारी के रूप में रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अभिलेखों को, है ना। किसको रखा जाता है? अभिलेखों को। फाइलों के अंतर्गत क्या रखा? अभिलेखों को रखा जाता है, फाइलों को नहीं रखा जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं कर देना आप लोग।
गलत हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, खालिस्तान आवश्यक जानकारी बिना समय व्यर्थ किए ढूंढी जा सकती है, तो किस में ढूंढी जा सकती है? फाइलिंग से, है ना। अभी मैंने बताया कि अच्छे से आप फाइलिंग करें तो आपको जल्दी फाइल मिल सकती है। किन को पूर्ण प्रयोग किए बिना फेंक दिया जाता है? किसको पूर्ण किए बिना? तो स्टेशनरी पदों को, है ना। अगला प्रश्न है, कौन सी फाइलों को प्रबंधकीय निर्णयों के पश्चात समाप्त कर देना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अप्रचलित एवं अनुत्पादक, है ना। अगला प्रश्न है, स्टेशनरी स्टोर लेजर में क्या रखे जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपूर्ति रजिस्टर रखे जाते हैं स्टोर लेजर में, ठीक है। इसको भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो मोस्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छे स्टॉक अभिलेख से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, स्टोर कक्ष में उनके रखे जाने का स्थान। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अभिलेखों के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाना चाहिए? किसका? रजिस्टर का उपयोग किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वर्गीकृत फाइलों की क्या बनाई जाती है? तो वर्गीकृत फाइलों की क्या बनाई जाती है? अनुक्रमणिका, ठीक है। उनकी क्या बनाई जाती है? जैसे आप प्रारूप देखते हैं ना जिस पहले पुस्तकों का, तो अनुक्रमणिका बनाई जाती है। तो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल 12 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मॉड्यूल 13 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कार्यालय उपकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो उसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी है। तो अगर आज हम 13 चैप्टर को ही कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए प्रश्नों की बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुप्रतिलिपिकरण में कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है? तो देखिए मैंने बताया था, अगर आपको ऑप्शन नंबर डी मिले तो उपरोक्त सभी लगा ही देना है आंख बंद करके। अगला प्रश्न है, डुप्लीकेट मशीन किस प्रकार के रंग में प्रतिलिपि बनाती है? तो वो बनाती है आपकी दोनों में, ब्लैक एंड वाइट एवं रंगीन दोनों बनाती है। अगला प्रश्न है, डुप्लीकरण क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा मूल प्रति की अन्य प्रतिलिपि, है ना। डुप्लीकेट होती है कि मूल प्रति की फोटोकॉपी ही करना ही डुप्लीकरण होता है। अगला प्रश्न है, मनी ऑर्डर किसके द्वारा भेजा जाता है? अब बताइए मनी ऑर्डर किसके द्वारा भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है आपका डाक द्वारा, ठीक है। किसी भी डाक का जाने के लिए आवश्यक कोड को क्या कहते हैं? अब बताइए कौन सा कोड होता है? वो आपका होता है पिन कोड। पिन कोड के माध्यम से ही आपके पास डाक आती होगी। डाक लेयर पर किनका पता लिखा जाता है? तो डाक लेयर पर दोनों का पता लिखा जाता है, प्राप्तकर्ता का और भेजने वाले का, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, डाक सेवा के अंतर्गत पैसा जमा करवाया जा सकता है? अब बताइए कि कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता? तो हाँ, कराया जा सकता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन किसका भाग है? तो टेलीफोन किसका भाग कहलाएगा? तो दोस्तों ये होगा मशीन, है ना। अगला प्रश्न है, डाक सेवा में किए जाने वाले बीमा का क्या नाम है? अब बताइए इसका बीमा का क्या नाम है? तो वो हो जाएगा डाक जीवन बीमा, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्पीड पोस्ट के अंतर्गत डाक की विशेषता है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए तेज गति, है ना। अगला प्रश्न है, क्या मोबाइल फ़ोन पर डाक की स्थिति का पता लगाया जा सकता है? तो क्या इसका आंसर होगा हाँ, लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। डाक उपकरण का भाग नहीं है, तो क्या नहीं है डाक उपकरण का भाग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने बोला था अगर उपरोक्त सभी जहाँ तक आपको दिखे लगा देना। अगला है, फोटो कॉपियर मशीन किसका उदाहरण है? तो मशीन है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेबल किसका उदाहरण है? तो बताओ टेबल किसका उदाहरण? तो फर्नीचर का होगा, ये भी आपको पता हो, नॉर्मल से प्रश्न आ रहे हैं, है ना। अगला प्रश्न है, फंक्शन सामान्य कॉल की आगंतुक के साथ संचार की अनुमति देता है, तो कौन देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरकॉम, है ना। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्योरिटी सिस्टम का क्या क्या लाभ होता है? तो सिक्योरिटी सिस्टम का क्या क्या लाभ होता है? चोरी को रोकता है, सिक्योरिटी सिस्टम का काम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यालय का फर्नीचर किस मूल्य पर लेना चाहिए? तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपलब्ध पैसों के आधार पर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, कार्यालय उपकरण का उदाहरण है, क्या उदाहरण है? तो 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, मशीन और फर्नीचर दोनों हो तो कार्यालय उपकरण के संबंध में ना। कार्यालय उपकरण किस प्रकार लाभदायक हो सकते हैं? तो कार्यालय उपकरण किस प्रकार लाभदायक हो सकते हैं आपके लिए? तो वो हो जाए काम को आसान बनाने के लिए, है ना। कार्यालय उपकरण उत्पादकता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुष्य को आलसी बनाकर, ये भी करेक्ट आंसर है। और वैसे भी आजकल मनुष्य आलसी ही बनते जा रहे हैं, है ना। चलिए दोस्तों हम लेवल 2 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। कार्यालय से संबंध जो उपकरण से संबंध प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो उनको भी देख लेते हैं।
इनमें से कौन सा डाक उपकरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आंख बंद करके अगर आपको डी मिले ऑप्शन, उपरोक्त सभी लगा दीजिए आप, है ना। डाक भुगतान का सबसे लोकप्रिय तरीका है, क्या है तरीका बताइए? डाक टिकट, है ना, आप लगाते भी होंगे। डाक टिकट के संग्रह को क्या कहते हैं? अब बताइए क्या कहते हैं आप? फिलेटली, है ना, फिलेटली बोलते हैं। सीसीटीवी का क्या क्या लाभ होता है, अब बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, क्योंकि हमने बताया था अगर आपको ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी मिल जाए तो आपको कुछ नहीं देखना फिर, है ना। उपकरण की लोचशीलता किस बात पर निर्भर करती है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग कार्य में प्रभावी, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा इंटरकॉम है जिसके माध्यम से अंदर बैठे दरवाजे पर आए व्यक्ति से बात कर सकते हैं? हाँ, अब आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में कि आप अंदर बैठे हो और उस व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेलीफोन इंटरकॉम, है ना। क्या होता है? टेलीफोन इंटरकॉम होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से परिचालन लागत का सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है आपका मरम्मत व्यय पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्कैनर किस काम में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सभी में, उपरोक्त सभी आपको मिला तो आंख बंद करके आपको डी लगाना है, डी के अलावा कुछ नहीं लगाना है ना। अगला प्रश्न है हमारा, एलईडी टीयू की क्या कार्यालय में क्या ज़रूरत होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रोजेक्टर्स को किस जगह पर लगाना चाहिए? तो प्रोजेक्टर्स को कहाँ पर लगाना चाहिए? तो आपको पता होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ पे आपकी कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाना पड़ता है, सभी लोगों को मीटिंग होती है। प्रकाश उपकरणों का क्या महत्व है? तो प्रकाश उपकरणों का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर डी, विजुअलिटी को अच्छा बनाते हुए, है ना। लेवल मार्कर किसका उदाहरण? तो लेवल मार्कर जो होता है वो आपका क्या इसका उदाहरण हो जाएगा? मशीन का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरकॉम में टेलीफोन प्रणाली क्या है? तो इंटरकॉम में जो आपको टेलीफोन प्रणाली है वो आपका, इसमें मैसेज कॉल का रिप्लाई होता है ना। इनमें से कौन उपकरण का लाभ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लागत में कमी। अगला प्रश्न है, कार्यालय उपकरण का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है महंगी, ठीक है, महंगाई है। अगला प्रश्न है, कार्यालय उपकरण किस प्रकार कार्यकुशलता को बढ़ावा देते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जल्दी, तेज गति और शुद्धता से पूर्ण करके, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कार्यालय उपकरण का उद्देश्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काम का दोहराना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्यालय उपकरण का लाभ नहीं है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्धता में कमी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यालय में फ़ोन का कौन सा दोष है? तो कार्यालय में आपका कौन सा दोष है? फ़ोन में कर्मचारी अपना समय इधर उधर की बातों में व्यर्थ गवाते हैं। तो ये क्या है? बातचीत करते हैं और टाइम को वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने मॉड्यूल 3 के मॉड्यूल 13 की हमने प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आज इतने ही रखते हैं, बाकी आपको कल करा दिया जाएगा इन प्रश्नों को। चलिए दोस्तों कंप्लीट ही कर लेते हैं अब इसको, है ना। अब मॉड्यूल 14 में ज़्यादा प्रश्न नहीं है तो उनको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे आपके पोस्ट ऑफिस सेवाओं से संबंधित रहेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आपको, ताकि प्रश्न भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, बचत बैंक खाता खोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक व्यक्तियों का खोला जाता है। प्रत्येक समाचार पत्र को पंजीकरण करना आवश्यक होता है। तो इस रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, है ना, तो इसको याद रखना आप। अगला प्रश्न है, पंजीकृत डाक पर प्राप्तकर्ता के लिए जाते हैं? क्या जी लिए जाते हैं? तो आपको पता होगा, हस्ताक्षर लिए जाते हैं। पिन कोड की आखिरी 2 डिजिट किसको दर्शाती? बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, पेपर में आता भी है, तो इसको नोट कर लें आप। बी, देश का व्यक्तिगत डाकघर। बैंकों में जमा धन पर क्या मिलता है आपको? जल्दी बताइए। तो आपको मिलता होगा उस पर ब्याज। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड में किससे भुगतान की सुविधा दी जाती है? तो वो दी जाती है आपकी कार्ड से, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, जमा पर्ची में कितनी राशि जमा कराने पर पैन नंबर अनिवार्य होता है? तो आपको पता होगा बैंक में जो जमा करते हैं 50,000 से अधिक जमा करेंगे तो आपको पैन कार्ड होता है जो वो अनिवार्य होता है। तार में कौन सा संदेश होता है? तो तार में होता है आपका, तार में जो आपका संदेश होता है वो होता है आपका लिखित, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बड़े बड़े डाकघरों में अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीड पोस्ट, है ना।
अगला प्रश्न है हमारा, कौन से डाक टिकटों की दर अलग अलग देशों व क्षेत्रों के हिसाब से होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय डाक होती है, क्योंकि जितनी दूरी पर होगी उतनी ज़्यादा डाकें लगेंगे, मतलब जितनी कम दूरी होगी उतनी कम डाकें लगेंगी। हमारा अगला प्रश्न है, हवाई से जाने वाली डाक को क्या कहा जाता है? तो आप बताइए इसमें से क्या कहा जाता है। वो है आपका करेक्ट आंसर हवाई एयरमेल। ध्यान रखना, कौन सी डाक व्यवस्था जिसे भेजने पर टिकट अधिक लगता है और जल्दी पहुंच जाती है? अब बताइए कौन सा? तो वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय डाक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी एजेंसी शीघ्र गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्राइवेट एजेंसियां पहुंचा देती हैं जल्दी से जल्दी, है ना। अगला प्रश्न है, एक देश से दूसरे देश आने वाली व जाने वाली डाक क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय डाक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाक विभाग द्वारा संपादित किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका पत्र तार मनी ऑर्डर, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, टेलीफोन पर तार संदेश भेजने वाली कौन सा तार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोनोग्राफ हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पीआई कोड में पहली 2 डिजिट नंबर होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्र के, है ना। अगला प्रश्न है, डाक सेवाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लें आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। अगला प्रश्न है, डाकघर में किसी भी पत्र को पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पंजीकृत शुल्क देकर, है ना। अगला प्रश्न है, डाकघरों में बीमा प्रदान कराने की सुविधा की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य डाकघरों में सुविधा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मियादी जमा में क्या होता है? तो मियादी जमा में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर निर्धारित समय के लिए राशि जमा कराई जाती है, वो मियादी जमा होता है। चेक का भुगतान कितनी अवधि के अंदर किया जाता है? 3 माह, आपको पता भी होगा और प्रश्न आता भी है एग्जाम में, बहुत मोस्ट है। चालू खातों पर बैंकों द्वारा कितना ब्याज दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत कम दिया जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड में कितने नंबरों का अंक होता है? आप बताइए कितने नंबरों का अंक होता है? आप देखते भी रहते हैं, क्रेडिट कार्ड के यूज़ भी करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 16 अंक होते हैं। ईसीएस क्रेडिट से किसका भुगतान किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी का। मैंने बताया था अगर आपको उपरोक्त सभी मिल जाए तो आपको उपरोक्त सभी लगाना है। हमारा अगला प्रश्न है, जावक डाक की प्रविष्टि की जाती है, किसमें की जाती है? तो हमारा 26 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जावक डाक रजिस्टर में। अगला प्रश्न, अंतर्विभागीय डाक कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजी जाने वाली डाक को अंतर्विभागीय, क्योंकि इसमें विभाग ही लगा है तो अंतर्विभागीय डाक कहलाता है। इसमें देखो उपरोक्त सभी है, जिसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें प्रश्नों को विकल्पों को भी पढ़ना है एक एक करके, है ना। अगर हमारा उससे आंसर निकल आता है तब हम उन ऑप्शन पे जाएंगे, नहीं तो जब पता नहीं है किसी चीज़ का तो उपरोक्त सभी पे आप लगा सकते हैं ना। चलिए दोस्तों, हम इसको भी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम क्या करते हैं कि अगला चैप्टर और कंप्लीट कर लेते हैं, मॉड्यूल 15 और सामान्य पत्राचार संबंधित। इसमें ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है और हमारा जो स्टेनो थ्योरी से जितने भी प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं आपके लिए 1-1 घंटे की क्लास कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना, एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह ये सब से रिलेटेड आपकी करवा दूंगा। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डाक परिचय पत्र का प्रयोग कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यात्री प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर ए है ना। अगला प्रश्न है, पत्र पाने वाली रसीद मंगवाने हो तो एक अलग फॉर्म भरना पड़ता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवानी पत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पत्रों में दिनांक किस जगह लिखते हैं? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको 2 या 3 बार देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर दाईं तरफ, है ना। डाक विभाग की ओर से जारी परिचय पत्र की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2 वर्ष की, है ना। कार्यालय में चपरासी द्वारा बंद थैले में पत्र मांगने से निम्न लाभ होते हैं, क्या लाभ होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्र पूर्णतः गोपनीय रखते हैं। अगला प्रश्न है, पार्सल भेजने पर दाएं कोने में नीचे की ओर किसका नाम लिखा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेषित, है ना, जो प्रेषित करता है पत्र को। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक पत्र लिखते समय प्रेषक व प्रेषित के पते के मध्य कितना स्पेस अंतर दिया जाता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 का स्पेस, है ना। अगला प्रश्न है, खालिस्तान की दृष्टि से पार्सल की रजिस्ट्री करना लाभदायक है? तो वो क्या है? तो सुरक्षा की दृष्टि से होता है ना। तो दोस्तों हमारे प्रश्न थे, जो मॉड्यूल 15 भी कंप्लीट हो चुका है और स्टेनो थ्योरी की कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। जो भी आपके डाउट रह गए वो डाउट क्लास मैं आपको संडे के दिन करवा दूंगा।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।